और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट यानी कि यू टेट की जो प्रीवियस ईयर कर रहे हैं आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर 2 2019 का। हमने कल क्या है पेपर 1 देख लिया था, यानी कि यू टेट का आपको पेपर 1 मिल गया होगा 2019 का। और आज देखेंगे हम पेपर 2 को, यानी कि पेपर 2 एसएसटी का देखेंगे। और पेपर 2 एसएसटी में हम सारे क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे, यानी कि आपके सारे के सारे पेपर कंप्लीट कराकर आपको करवाई जाएगी तैयारी, यानी कि ईवीएस, सीडीपी, एसएसटी, हिंदी की तैयारी कराई जाएगी। तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को सीरियसली लेकर चलना है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इन सब चीज़ों में एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी आपको इस चैनल पर यानी कि करवाया जा रहा है वो आपको प्रैक्टिस करना है साथ के साथ। यानी कि आपको जब पेपर कराया जा रहा है तो प्रैक्टिस भी करते रहना है, जिससे आपको क्या है चीज़ें मिलती रहे। जब आपका यानी कि आपको हम मॉक टेस्ट भी कराएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट भी कराएंगे, पर आपको भी कहीं ना कहीं जैसे अब ये पेपर करवाया जा रहा है तो इसका भी एक बार आपको पीडीएफ है, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड करिए, करके देखिए खुद। जब करके देखोगे तो आपको क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी और आप चीज़ों को गेन कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि जो पीडीएफ है इसका वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं आज का पेपर की, और ये है सेट नंबर ए, यानी कि ए सेट है। तो इसका हम देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर चलते हैं। तो चलते हैं, इसे पेपर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन दिखाई दे जाए और आपको स्पष्ट रूप से पढ़ने में आ जाए। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है पियाजे के अनुसार बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर सक्रिय। तो निरूपण के यानी कि संक्रियाओं को निरूपित यानी कि निष्पादित करने के लिए योग्यता विकसित जो है उसकी किस अवस्था में विकसित होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें आपको पता होना चाहिए, जब उसकी देखो मूर्त संक्रियात्मक, आपकी औपचारिक, ये पूर्व संक्रियात्मक, संवेदिक परक, ये सारी की सारी आपको स्टेजेस पता होनी चाहिए। आपने एक स्टेजेस के नाम यानी कि स्टेजेस आपको मिलते हैं 0 to 2, इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो आपको क्या ये सही है, यानी कि एक तरह से ये भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से स्टेजेस में कौन कौन सा बच्चा किस एज से होकर गुजर रहा है। तो इसका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जब हम थ्योरी सेक्शन करेंगे तब आपको क्या है पूरा का पूरा डिटेल में समझाऊंगा ये किस तरह से आपकी अवस्थाएं हैं, किस तरह से आपकी चल रही हैं, किस तरह से विकास हो रहा है। विकास और वृद्धि आपको पता ही है, पहला चैप्टर है, तो आपको उसमें पता होना चाहिए। देखो विकास क्या है, विकास एक क्या है जीवन पर्याप्त चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि क्या है, वृद्धि एक समय पर आकर रुक जाती है। क्या है, विकास जो है आपका जीवन पर्याप्त चलता रहेगा, यानी कि आपका कंटिन्यूस जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए विकास के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए विकास क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब कंटिन्यूस प्रोसेस है तो कहीं ना कहीं आपको ये भी पता होना चाहिए, तो विकास क्या हो गया, कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया, तो वो कंटिन्यूस यानी कि वो जीवन पर्याप्त चलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन अधिगम अक्षम बच्चों के लिए संदर्भ में सही है। तो सही है क्या है इसमें, यानी कि इसमें आपको सही छांटने हैं, ठीक है, इसमें सही छांटने हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट पढ़ते। चलिए पहला क्या कह रहा है, इसमें यानी कि इनमें क्या है अवधान से जुड़े विकार होते हैं। इसमें क्या है हस्त निपुण की बात कर रहा है, उच्च कोटि के होते हैं। इसमें क्या है बच्चे क्या है मौखिक अनुदेशन और उससे क्या है समझने और क्या है अनुदेशन यानी कि अनुसरण का में सफल यानी कि असफल होते हैं। इसमें क्या कह दिया, असफल होते हैं। तो जब असफल की बात आ गई तो क्या होगा, यानी कि ये सही होगा और आपका ये सही होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। 2 का क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इंद्रधनुष के रंगों में यानी वेबग्योर की तरह याद किया जाता है, यह
स्मृति को बढ़ाने की कौन सी तकनीक है? भाई विबग्योर वाली आपको पता है, वायलेट यानी इंडिगो ये आपको पता है, ब्लू ग्रीन ये सारे आपको कलर पता है। तो ये कौन सी तकनीक है? ये आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई भी गई होगी। ये क्या है? प्रथम अक्षर तकनीक यानी कि फर्स्ट लेटर टेक्निक होती है। तो फर्स्ट लेटर टेक्निक आप अगर आप यानी कि इंटरनेट पर सर्च करोगे या फिर आप कहीं ना कहीं अपनी बुक में पढ़ा होगा आपने, तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आपका एक तरह से देखो प्राइमरी लेवल के लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। सेकेंडरी लेवल में भी जब आप क्या है बच्चों को ये मान के चलिए 8th क्लास से ऊपर पहुंच जाते हो, तब थोड़ा सा आप ज़्यादा इस चीज़ को लेके चल सकते हो। क्या कर सकते हो? ज़्यादा बेहतर लेके चल सकते हो। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, ये जो तकनीक है या क्वेश्चन है ये रिपीट होने के तो चांस है नहीं, पर हाँ ये है कि आपको पता होना चाहिए ये टेक्निक प्रथम अक्षर तकनीक के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पर्यावरण को समझने यानी कि चिंतन और उसका चुनौती का सामना होने पर उपबंध संसाधनों का यानी कि जो उपलब्ध संसाधन है वो प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए व्यापक क्षमता होती है। अब व्यापक क्षमता है तो यानी कि व्यापक क्षमता की बात कर रहा है, तो व्यापक क्षमता की बात कर रहा है तो क्या कर रहा है इसमें? क्या कर रहा है? इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा मुझे जुकाम हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से बार बार आँखों से पानी निकल रहा है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत का सामना हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी व्यक्ति का यानी कि नैसर्गिक या स्वाभाविक, तो क्या स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली तार्किक व्यवहार परक घटनाओं को व्यवस्थित, संगठित और वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख किस मनोवैज्ञानिक विधि में तैयार किया जाता है? तो मनोवैज्ञानिक विधि के बारे में आपको पता होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक विधि में आ जाएगा, पहला ही आ जाएगा ऑब्जर्वेशन होता है, यानी कि ऑब्जर्वेशन इसका है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये। और एक चीज़ का ध्यान रखना हिंदी वाले स्टूडेंट खासकर, कि आपको एक बार इंग्लिश के आंसर को ज़रूर देख लेना है। यानी कि जब आप हिंदी का क्वेश्चन पढ़ लो, अगर आपको थोड़ा भी बहुत भी डाउट लगे, बिल्कुल डाउट भी लगे, तो इंग्लिश का ज़रूर आंसर पढ़ लेना, क्योंकि इंग्लिश के आंसर में सारी चीज़ें स्पष्ट आपको, या फिर जो हम पढ़ते हैं, जैसे आपने बीएड करी है तो बीएड में आपने बहुत सारी चीज़ें क्या है मिक्स करके पढ़ी है। हमने ना पूरी हिंदी पढ़ी है ना इंग्लिश पढ़ी है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपको, इसलिए कह रहा हूँ मैं कि आपको एक बार इंग्लिश में ज़रूर आंसर देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया में सामान्यतः प्रयोजन निष्क्रिय होते हैं? यानी कि लर्निंग प्रोसेस की बात है, और यानी कि जनरल की बात कर रहा है। और जनरल जब बात आती है तो आपका किस यानी कि निष्क्रिय होते हैं, तो वो निष्क्रिय का बात कर रहा है, तो इसमें आपको पता है शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल की बात कर रहा है। और क्लासिकल क्या है? यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन की बात कर रहा है। किस प्रकार की स्मृति को अस्क्रिय स्मृति भी कहा जाता है? यानी कि आपको पहले सक्रिय पता होना चाहिए, तभी तो आप असक्रिय ढूंढ पाओगे। आप सक्रिय बताओ पहले इसमें कौन कौन सी है। तो सक्रिय आपको पता होनी चाहिए। देखिए 1 नंबर सक्रिय है, 2 नंबर सक्रिय है। अब बताओ इनमें से ये सक्रिय है या ये सक्रिय है, इन दोनों में से बताओ। चलिए सोच के देखिए ये सक्रिय है, तो बचा कौन सा? सी आंसर बचा, दीर्घकालीन स्मृति। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उपलब्ध यानी कि उपलब्ध की आवश्यकता, यानी कि नीड ऑफ अचीवमेंट इज ए, यानी कि आपको जो नीड है यानी कि उपलब्धि है जो इसकी चीज़ है, यानी कि आप जब उपलब्ध कर पाओगे। देखो इससे 2 कॉन्सेप्ट आपको समझ पाते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है? उपलब्धि की आवश्यकता। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए? उपलब्ध यानी कि जब आप क्या करते हो, आपको उपलब्धि कब आती है? जब आपको क्या है? नीड, यानी कि नीड ऑफ अचीवमेंट। अचीवमेंट की नीड कब होती है? उपलब्धि जब आपको चाहिए, यानी कि उपलब्धि कब को होती है? उपलब्ध कराने की, यानी कि जब आप कह रहे हो
कि क्या है मुझे यानी कि इस चीज़ की उपलब्धि, यानी कि ये यूटेट पास करना है, इसकी उपलब्धि पास करनी, उपलब्धि चाहिए। तो क्या है आपको क्या है पहले उसकी उपलब्ध करी हुई चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। तो इनसे उपलब्ध से उपलब्धि, ये चीज़ का ध्यान रखना। कुछ टर्म जो है आपको जोड़ तोड़ के बनाकर तब लेके चलनी पड़ेगी। जैसे क्या कह रहा है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जित अभिप्रेरणा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लघुकालीन स्मृति के संदर्भ में सही है। तो सही है तो पहला आपको क्या कह रहा है भाई, शक्ति, यानी शक्ति सीमित की बात कर रहा है, यानी शक्ति सीमित होती है, ठीक है, शक्ति असीमित होती है, यानी कि संचय शक्ति क्या है, इसकी संचय शक्ति सीमित होती है, शक्ति सीमित होती है, दोनों, या एक कह रहा है सीमित असीमित, तो इनमें से दोनों में से एक होगा, ठीक है। अब इसके तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, यानी कि तीसरा पॉइंट कह रहा है वो क्या है, अवधि क्या होती है 20 से 30 सेकंड की होती है। अब 20 से 30 सेकंड की होती है तो क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, यानी कि पहला होती यानी सीमित होती है, ठीक है, असीमित नहीं होती, और उसकी क्या होती है 20 से 30 सेकंड, यानी कि डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ना, यानी कि पढ़ना भी नहीं चाहता हो तो साथ ही उसकी परीक्षा के में असफल भी, यानी कि असफल भी नहीं होना चाहता, यानी कि पढ़ना भी नहीं चाहता हो, असफल भी होना नहीं चाहता, तो ऐसी परिस्थिति में वह किस संघर्ष, यानी कि संघर्ष का सामना कर रहा है। तो क्या है, देखो अब ये तो वही बात हो गई कि मुझे पढ़ना भी नहीं है और असफल भी नहीं होना, ठीक है, कुछ करना भी ना पड़े और क्या है मैं पास भी हो जाऊँ। तो कौन सी बात आ जाएगी बताइए, प्रवाह और प्रवाह संघर्ष, यानी कि परिहार, जैसे उसे कोई यानी कि एक तरह से परिहार और परिहार संघर्ष। देखो उसे क्या है, प्रवाह कोई है ही नहीं, तो उसे कौन सा हो गया एक तरह से। देखो जब इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलने लग जाए तो ट्रिक आपको यूज़ करनी है। परिहार का मतलब क्या हो गया, परि, उसे क्या है परि और हार, परि मतलब परवाह, आप क्या है परवाह नहीं होती तो क्या है, जब उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है तभी तो क्या है परिहार हो गया। तो कहीं ना कहीं परि से परिहार और परि से परि, यानी कि परवाह, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक को आपको लेके चलना पड़ेगा जिससे आपको क्या है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे क्या है आप, यानी कि खासकर बॉयज़ों में ये चीज़ कॉन्सेप्ट रहता है कि क्या कहते, यानी कि वो कभी भी, यानी कि जो बहुत अच्छे दोस्त होंगे वो कभी भी वो अपने दोस्त के नाम से नहीं, यानी कि उसके नाम से नहीं बुलाएंगे। घर पे तो भले ही उसे जाके कहते हैं कि भाई वो सोनू का है, मोनू का है, ये का है, पर उसे क्या है जब फ्रेंड सर्कल में रहते हैं तो क्या है अलग नाम से बुलाते हैं और वो कहीं ना कहीं वो एक तरह से याद रहता है। तो इस तरह से जो आप क्या करोगे, यानी कि आप क्या करोगे, आपका माइंड क्या है रियल चीज़ को नहीं दूसरी चीज़ को क्या है ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इन तरह के कॉन्सेप्ट अपने ही जीवन में अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है तो लेके चलने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सृजनात्मक चिंतन की दी गई 4 अवस्था के बारे में आपको पता होना चाहिए, सही क्रम से लगाना है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, आयोजन, उद्भवन, क्या होगा प्रबोधन, यानी कि क्या है, और प्रमाणीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रिपरेशन हो जाता है पहला, आयोजन हो जाता है, फिर आपका सारी चीज़ें और आखिरी में क्या है वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इस प्रकार की तर्कण, यानी कि देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है तर्क, यहाँ पर क्या कह रहा है रीजनिंग में, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा एक बार आपको यहाँ पर क्या है इंग्लिश वर्ड को भी देख लेना चाहिए। तो आपको पता लगा ये रीजनिंग की बात कर रहा है। अब क्या है इसमें क्या कर रहा है हिंदी में अपना यानी कि डालो रीजनिंग, ठीक है। इस प्रकार के यानी कि इस प्रकार की रीजनिंग में व्यक्ति को पहले से ही ज्ञात होता है कि नियम तथा तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करता है, यानी कि वो क्या करता है एक निश्चित क्या है चीज़ तक पहुंचने की बात करता है। तो कहीं ना कहीं आपको तो क्या है आपको कहीं ना कहीं जब इस तरह की बात आती है
भाई आप सोच के देखो, जब आपको पहले से ही पता होगा तो क्या है, निगमात यानी कि निगमात्मक हो जाएगा। औपचारिक, निगमात्मक, यानी कि आगमनात्मक और निगमात्मक दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, इसके बाद आता है 13, तर्क यानी कि तर्कणा में महत्वपूर्ण सोपान को का क्रम से लगाइए। देखो अब जो क्या है, यानी कि सीबीएसई बेस्ड होगा बच्चा, उसे कहीं ना कहीं भाई सीबीएसई में हिंदी मीडियम है, उसे कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें नहीं बताओगे, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी ध्यान रखना, समस्या को पहचानना। और ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, समस्या को पहचान। भाई सबसे पहले क्या होगा, आप क्या करोगे, सबसे पहले किस चीज़ को लेके चलोगे, भाई सबसे पहले आप समस्या को ही तो पहचानोगे। भाई किसी भी काम को करने के लिए समस्या को पहचानोगे। अब समस्या को पहचान लिया आपने, समस्या को पहचानने के बाद आपका आ जाता है आंकड़ों का संग्रह करना, फिर आंकड़ों की पहचान करना, फिर आपका क्या है अनुमान के अनुसार प्रयोग करना, और आखिरी में क्या हो जाता है, निर्णय लेना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि देखिए आपको क्या है, तबीयत ख़राब होने के बाद भी, थोड़ा सा क्या ना जुकाम खांसी होने के बाद भी आपको पढ़ाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं आपको जो चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी, आपका प्रीवियस ईयर से लेकर आपके सारे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे आप क्या है चैनल से जुड़े रहो। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। शाब्दिक कौशल सामान्यतः अर्जित किए जाते हैं, तो क्या है, याद करके, दोहराकर, पुनः याद करके और वस्तुओं को पहचान कर। तो आपको सीधे सीधे की बात है, शाब्दिक की बात करा है। अब क्या है, सीडीबी में यहाँ पर बच्चे हो जाएंगे कन्फ्यूज़, जिसने कहीं ना कहीं सीट टेट की तैयारी करी होगी तो उसे पता होना चाहिए भैया शाब्दिक की बात कर रहा है। आपने क्या है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको अभी याद हो जाएगा। आपने अपने छोटे बच्चे को देखा होगा, यानी आपके छोटे बच्चे होंगे, कोई अनमैरिड होगा, तो जब आप पहली क्लास में गए थे या फिर जब आप छोटे थे, तो आपने क्या ए के बाद जेड सीखा है, बी ई एच ऐसे सीखा है, या फिर आपने ऐसे सीखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू आर डब्ल्यू, इस तरह सीखा है। भाई सबने इसी तरह सीखा है, तो क्या हुआ, याद करा कि नहीं आपने कि ए के बाद बी आएगा। अब आपको कोई इस तरह याद करा देता कि ए जेड बी एफ एच, और आपको क्या है एक मतलब कुछ टाइम तक इसी तरह याद करा देता, तो आपको क्या है, आप औरों से इसी तरह याद कर कहते कि भाई ए के बाद जेड आएगा। तो क्या है, इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना, जब शाब्दिक कौशल की बात आए तो उसमें याद करके होती है, पुनः याद कराना भी होता है, दोहराना भी होता है। यहाँ पर क्या है, जब सीबीएसई वाला बच्चा देखेगा कि सीडीबी में याद कराने की बात आई, तो भाई याद कराने में ये भी तो पूछ लो, शाब्दिक कौशल की बात कर रहा है, शब्दों की बात कर रहा है, तो यानी कि इस चीज़ का आंसर हो जाएगा सारे होंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, लड़कियों यानी कि लड़कियां जो है वो मध्य यानी कि मध्य में बाल्यावस्था से अधिक महत्व। अब जैसे ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या कह रहा है, लड़कियों की बात कर रहा है, तो लड़कियों ये जो है लड़कियां मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती है डैश और पारिवारिक संबंधों को। तो क्या हो गया, तो पारिवारिक संबंधों को किसके संबंधों को दे रही हो, तो पारस्परिक संबंधों, पारस्परिक जो होते हैं और कहीं ना कहीं पारिवारिक संबंधों को ज़्यादा महत्व देती है। अब लड़के क्या करते हैं, लड़के क्या करते हैं मध्य बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में लड़के जो होते हैं यानी कि वहीं लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं सामाजिक। सामाजिक किसको देते हैं, सामाजिक, बताइए सामाजिक किसको देंगे, सामाजिक वो है आपकी प्रतिष्ठा को, यानी कि सामाजिक जो है समाज की प्रतिष्ठा को बात करते हैं। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। सकारात्मक संवेगों को इन तरीके से बढ़ाया जा सकता है। अब इनमें क्या है, आपको फिर क्या है चुनना है, तो वो क्या है तरीके को ध्यान में रखते हुए बताना है। तनाव मुक्त करने वाले व्यायाम जैसे को ध्यान और योगा से, ठीक है भाई। आप क्या है योगा करते हो, या आपको कहा जाता है कि क्या है भाई तनाव मुक्त रहना है, या क्या है सक्रिय रहना है, पॉजिटिव रहना है, तो आपको कहा जाता है ना कि योगा करो, इस तरह के ध्यान करो। तो पहला पॉइंट तो हो गया इम्पोर्टेंट,
प्रतिदिन गतिविधियों को प्रसन्नता और संतोष की खोज करना। भाई खोज करना वाला जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं अटपटा सा है, तो इसे कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा इधर भी कर सकते हैं अभी। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि एक तरह से संतोष की खोज करना भाई, या तो आप पीसफुल एनवायरनमेंट में जाओ, यानी कि पीसफुल एनवायरनमेंट के हिसाब से ये चीज़ सही है, तो पीसफुल एनवायरनमेंट के हिसाब से आपका चल जाएगा। आगे देखते हैं, आगे वाला पॉइंट भी पढ़ लेते हैं एक बार। ऐसी गतिविधियों को करना जो आप करना पसंद नहीं करते, बिल्कुल गलत हो गया। तो यानी कि ये तो गलत हो गया, पसंद करना है, जो पसंद करते हैं वही करना है हमें, तो यानी कि 1 और 2 हो जाएंगे इसका आंसर, तो इसका आंसर C हो जाएगा। विद्यालय में आपका एनरोलमेंट करने की बात आ रही है। विद्यालय में एनरोलमेंट करने के पश्चात विद्यालय जाना छोड़ देने वाले बच्चों के अनुपात को कहते हैं ड्रॉप आउट कहते हैं। ये पॉइंट आपको पता है, ड्रॉप आउट कहते हैं, ड्रॉप आउट रेट कहते हैं उसे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कभी भी जब आपका क्या है, अगर आप कभी एग्ज़ाम देकर यानी कि CTET क्वालिफाई करके या फिर UTET क्वालिफाई करके या TET क्वालिफाई करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाए टीचिंग एग्ज़ाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर ये है, ड्रॉप आउट कहते हैं उसे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेलेन चार्ट का संबंध है, तो क्या है ये सेलेन चार्ट किसके संबंधित होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका होता है दृष्टिबाधित, यानी कि जो बच्चे होते हैं विजुअली इम्पैक्टेड बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण हेतु क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पूछ रहा है। अब विशेष आवश्यकता वाले क्या है, आपको विशेष आवश्यकता, और इसी चीज़ से आपको एक यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ लेनी है विशेष आवश्यकता से, कि आपका जो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा क्या है, आजकल क्या है आपको मिक्स एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा में पढ़ाने की बात हो रही है। तो क्या है मल्टी यानी कि मल्टी सेंसरी। अब चलिए अब आवाज़ सही आ रही है। चलिए तो क्या है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं, दिक्कत हो रही होगी आवाज़ में क्योंकि इसमें माइक लिया था। तो इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण हेतु मल्टी सेंसरी अप्रोच का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो मल्टी सेंसरी अप्रोच क्या है भाई, सेंसरी अप्रोच, पहले तो आपको सेंसरी अप्रोच पता होना चाहिए। सेंसरी अप्रोच क्या है भाई, आपका देखना हो गया, सुनना हो गया, आपका क्या है सूंघना हो गया और टच करना हो गया। तो ये देखो कहाँ है, पहला हो गया देखना, ठीक है, सुनना, गंध और स्पर्श करना, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट प्रारूप निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा करते हैं। तो किसकी अनुशंसा करता है वो, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका पहला, यानी कि, और एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आपको कहीं ना कहीं यूपी टेट और आपका जितने भी और आपके उत्तराखंड टेट या फिर आपके इधर के जितने भी टेट हैं उनमें जब, और या CTET में भी जो आपको बड़ा आंसर मिले, वो एक बार को अगर तुक्का लगाना हो तो कभी वो भी लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, शिक्षा, यानी शिक्षा क्रम और शिक्षण शास्त्र रटने की बजाय उन्हें बच्चों को सिखाने के ज़्यादा सीखने की क्षमता होती है। सीखने की बात करिए, रटने की बात कभी मत करना, जैसे रटना पर जोर दिया जाए, उनको क्या है बड़ी उसके लिए तैयार करा जाए कक्षा के लिए, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कथन को आपको चाटना है। तो सत्य कथन आपका कौन सा हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा मार्गदर्शन व्यक्तिगत, यानी कि व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जब परीक्षा समीप हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब आपसे, आपके टीचर होने के नाते आपसे पूछा जा रहा है, भाई आपके क्या है, आपके बच्चे का एग्ज़ाम है, तो आप क्या करोगे। विद्यालय में कोर्स पूरा कराने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए, या फिर उसे विद्यार्थी को स्वयं कोर्स करा लेना चाहिए, कोर्स को पूरा करने के लिए बोल देना चाहिए, या चुने प्रश्नों को हल करने के लिए बोल देना चाहिए कि ये प्रश्न कर लो, आ जाएंगे। नहीं, सबसे पहली बात आती है आपको उसको अतिरिक्त समय लेकर क्या है कोर्स पूरा कराना चाहिए, जिससे क्या है कोर्स पूरा हो जाए।
वैसे तो कोर्स अपना टाइम से चलना चाहिए, पर अगर आपको हो जाए तो इस तरह का काम कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित करने विकसित करने के लिए या विकसित की जा सकती है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो विकसित करने की क्या प्रक्रिया है या फिर विकसित कैसे करी जाती है, इस तरह क्वेश्चन आता था शायद से हो। तो इसमें क्या है, विकसित की जा सकती है। अब इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए, तो उसमें क्या है, समूह कार्य के द्वारा यानी कि ग्रुप के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किस प्रकार के प्रश्नों के आधार पर एक शिक्षक को विद्यार्थी के प्रदर्शन कार्य को मूल्यांकन करना चाहिए। भाई मूल्यांकन करने के लिए आपको पता है, जब आपका बच्चा मूल्यांकन करने की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें सारे आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, जैसे बच्चे सहयोग करना सीखते हैं वो विकसित करते हैं, यानी कि वह विकसित करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं अभी क्या बताया था, टीम स्पिरिट के कारण। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्या कह रहा है, जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए, यानी कि सीटेट का क्वेश्चन है। भाई आपका फ़र्ज़ है कि उसे ये नहीं कहना कि गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो। भाई उसे गलतियों को यानी कि सुधारते हुए आपको प्रश्न का उत्तर देना है। इस तरह का क्या है, उत्तर करना है, यानी कि उत्तर को विद्यार्थी की सहायता से सही करना है। तो क्या हो जाएगा, सही करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप अपने जीवन में भी, कि कभी भी बच्चे को कभी भी गलत मत करना। जैसे कि आपने कहा वो उसने पहली बार क्वेश्चन पूछा है, क्या आपने कहा एक तो दो चीज़ का ध्यान रखना, पहली बार क्वेश्चन पूछे या क्वेश्चन पूछे आपने कह दिया चुपचाप बैठे रहो, पढ़ते लिखते हो नहीं, ये करते हो वो करते हो, तो ये सब चीज़ें मत करना, नहीं तो ज़िंदगी में प्रश्न पूछना ख़त्म कर देगा। आपकी कक्षा में प्रश्न पूछना बंद हो गया तो इसका मतलब ये समझ लो कि आपकी कक्षा एक तरह से जैसे क्या है मीनिंगलेस हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, सीखने के रूप में आकलन यानी कि सीखने, असेसमेंट एज लर्निंग। तो असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, ये सारी चीज़ें आपको सीखने के रूप में आकलन, सीखने का आकलन, ये आपको दोनों चीज़ें बतानी चाहिए। तो सीखने के रूप में आकलन सहायता करता है, तो किसकी सहायता करता है, बच्चों के, यानी कि बच्चों के बीच में सीखने के लिए सीखने का कौशल निर्माण करता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, बच्चों की शिक्षण अधिगम और आकलन तकनीक सम्मिलित करती है। तो सम्मिलित करती है, किसके लिए सम्मिलित करती है, क्या किस के लिए चीज़ आ जाएगी। देखो बच्चों के विचारों को खोजने की बात है, यहाँ पर क्या विचारों को खोजने की बात है, जीवन के अनुभव की बात आगे बिल्कुल सही हो जाएगा। और वर्तमान यानी वर्तमान जो उसकी समझ है उसका आकलन करते हुए वर्कशीट बनाने, तो इसमें सारे हो जाएंगे। तो इसका आंसर देख लो, पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, पूर्ण रूप से नेत्रहीन, यानी कि पूर्ण रूप से वो क्या है, नेत्रहीन बच्चे को क्या है, ज्यामितीय विचारों की व्याख्या की जा सकती है। तो ज्योमेट्रिकल यानी कि ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ की बात कर रहा है, तो ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ कैसे कराए जाएंगे। आप ये क्वेश्चन आपके क्या है, मौखिक वितरण और मूर्त अनुभव से, यानी कि उसे कॉन्सेप्ट, एक तरह से कॉन्सेप्ट एक्सपीरियंस कराने हैं, और कहीं ना कहीं उसके जो क्या है मूर्त, एक तरह से वर्बल क्या करना है, वर्बल डिस्क्रिप्शन देना है। ठीक है, वर्बल डिस्क्रिप्शन देना है, जिससे क्या है, भाई आप क्या रेडियो थी, आप उसमें चीज़ें सुनते रहते थे, तो इस तरह से आपको क्या करना है, चीज़ों को लेके चलना है। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, लास्ट देखते हैं सीडीबी का। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन करते समय शिक्षक को, सीटेट का क्वेश्चन है, एज इट इज रिपीट क्वेश्चन है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सीटेट से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए सीटेट का पेपर भी आपको करके जाना है। सीटेट के पेपर कराए गए हैं, और अगर आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर लेने हैं तो हमारे चैनल पर मात्र 100 रुपये में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उन्हें क्या करना है, तो उन्हें सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि अंकों पर। भाई अंकों के लिए मत पढ़ाना कभी भी, इस चीज़ का ध्यान रखना। उन्हें क्या करना है, चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे क्या है, एक
थ्री इडियट वाली पिक्चर थी ना कि नंबरों के पीछे नहीं, आप क्या है ज्ञान के पीछे भाग। अब जब आप क्या करोगे उस अंक यानी कि अपने ज्ञान के पीछे भागोगे। आप ये चीज़ बताओ, आप रोज़ क्या है, रोज़ एक ही चीज़ यानी कि रोज़ एक ये दीवार है, रोज़ इस दीवार पर एक हथौड़ा मारते हो एक स्पेसिफिक जगह पर, रोज़ मारते चल जाओ मारते चल जाओ मारते चल जाओ मारते चल जाओ, एक दिन वो टूट जाएगी कि नहीं। अब ऐसे ही आपका क्या है कॉन्सेप्ट है, आप क्या है रोज़ क्या है आपने क्या है जो भी विषय को तैयार करो, मैथ्स है साइंस है, जिस भी विषय को तैयार कर रहे हो करते चल जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप क्या है आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं आपके क्या है अपने विषय में आपको अच्छे होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं चीटिंग वीटिंग इस तरह से पास हो जाते हैं और फिर क्या कहते हैं हमारा नंबर नहीं आ रहा, हमारी ये चीज़ नहीं हो रही। तो ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ेगा। आप इस चीज़ को करके देखिए। आप अभी चलो इस चीज़ को छोड़िए, आपने क्या टैट में करके देखिए। आप टैट में बिल्कुल सीरियसली उस चीज़ को 10 बार रट लीजिए, क्या है 10 बार रट लीजिए और उसे क्या है फिर प्रैक्टिस करके देखिए, रटिए प्रैक्टिस करके देखिए। तो एक बार क्या होगा कि आपको क्या है यानी कि आपसे नींद में कोई पूछेगा कि 2 दूनी 4 कितने होते हैं, तो आप कहोगे 4। होता है कि नहीं ऐसे? जैसे आपके आपसे पूछा बाइक की चाबी कहाँ रखी है, वहाँ रखी है, तो नींद में होते हो तभी बता देते हो। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको तभी याद होंगे जब आप क्या कर पाओगे इन चीज़ों को लेके चल पाओगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है हमारा हिंदी यानी कि प्रथम भाषा। प्रथम भाषा की हिंदी आती है, तो प्रथम भाषा की हिंदी के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को विकसित करने का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो किस अनुच्छेद में दिया गया है आपको पता है 351 यानी कि पहले, आपका हो जाएगा पहले का डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो युग्म सही है तो आपसे क्वेश्चन में क्या है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ईशान अली खां, यानी ईशा अली खां, और कहीं ना कहीं सही युग्म पूछा है तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, निम्नलिखित में महाप्राण व्यंजन युग्म कौन सा है। तो क्या है महाप्राण व्यंजन युग्म कौन सा है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया ख से गए। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, वाचस्पति शब्द में समास पूछा गया, तो समास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है अलकूल। ठीक है आगे देखते हैं। फिर आपका रस पूछा गया है, रस कौन सा है, इसमें रस की भावना, रस के आपको पता है वीर रस, करुणा रस, शांत रस, ये सारे आपको पता। तो निर्वेद में कौन सा रस है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शांत, यानी कि शांतता की बात करता है। ठीक है अब इसमें क्या है, अब इसमें अलंकार पूछा है, दुर्गा क्या है, अब क्या है दुर्ग ऊर्जत टूटत कुटुंब, तो ये क्या है इस तरह के अलंकार, यानी कि अलंकार के पद के बारे में पूछा है। तो देखो अलंकार के पद के बारे में जब आप कॉन्सेप्ट समझोगे तभी आपको चीज समझ में आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है चलिए आगे चलते हैं, ये आपको हिंदी वाले जो एक्सपर्ट होंगे वो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य कर्म वाच्य है। तो कर्म वाच्य कौन सा है, कर्म वाच्य आपका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा लता से पत्र पढ़ा, यानी कि पढ़ा ही नहीं गया। तो लता से पत्र तो नहीं पढ़ा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या है क्वेश्चन नंबर, छछुंदर के सर में चमकी, तो छछुंदर के सर में चमेली का तेल के बारे में पूछा है, अर्थ के बारे में पूछा है। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति के को अच्छा पद मिलना। ठीक है कुविन, यानी कि और एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आपका इस तरह के उदाहरण आए या इस तरह की चीज़ें आए तो आपको अपने जीवन में भी उस चीज़ को लेकर चलना है कि कहीं ना कहीं ये आपके कॉन्सेप्ट भी पूरे करते हैं। ठीक है चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, विंद का समानार्थी, यानी समानार्थी शब्द पूछा है, तो समानार्थी शब्द क्या आएगा इसका, तो इसका हो जाएगा जुल्हा। चलिए झंडा गीत, झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचनाकार कौन है। तो इसका रचनाकार तो सबको पता होगा, यानी कि जिसने कहीं ना कहीं
एक तरह से ये मान के चलिए 90s के किड्स हैं, तो कहीं ना कहीं तो 90s के किड्स ने कहीं ना कहीं ये पढ़ाई हुई होगी। झंडा ऊंचा रहे हमारा विश्व जिंदंगा, यानी कि आपको पता ही होगा। एक तो क्या है, समय, यानी कि समयलाल प्रसाद हो जाएंगे। आगे चलते हैं। विद्यापति के पदावली किस भाषा में है? तो किस में है? तो इसकी आ जाएगी मैथिली में। प्रेम शक्ति से चिर की, यानी कि इसमें क्या है, इस पंक्ति में वो पूछा गया है, यानी पंक्ति आपसे पूछी गई है। तो ये क्या है, पार्श्वत के, यानी कि इसके बारे में पूछा गया है। और पंक्ति और कहीं ना कहीं अलंकार को आपको एक तरह से लिख लेना है। क्या कर लेना है? लिख लेना है। क्योंकि ये हो सकता है एज इट इज़, जब आपका पेपर बनता है ज़्यादा क्वेश्चन यानी कि होने की वजह से या फिर इस तरह का प्रेशर ना होने, तो वही पुराने अलंकार या चीज़ों को डाल दिया जाता है। तो इसलिए ये भी चीज़ ध्यान रखना कि आपको ये सब चीज़ें लिख लेना है। तो प्रत्यय दोष। काव्य, यानी काव्य में अलंकार चलिए आगे चलते हैं। 43 का देखते हैं। काव्य में काव्य में अलंकार संप्रदाय का आदि प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो यानी सीधे सीधे अलंकार का जो प्रवर्तक है वो किसे माना जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, भामनः। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 44 देखते हैं। अतीत के चलचित्र के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो जाएगा महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। अधिकार खोकर बैठना, यह है एक तरह से जब अधिकार खोकर बैठने की बात आ रही है और ये कहीं ना कहीं आपसे क्या कर रहा है, पंक्ति के बारे में बात कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आपको पंक्ति आए तो पंक्ति क्या है, पंक्ति के बारे में, अलंकार के बारे में, देखो 3-4 चीज़ ध्यान रखो। पंक्ति हो गया, अलंकार हो गया, और आपके जो ये 2 चीज़ें पंक्ति अलंकार, ये आपसे कहीं ना कहीं ये पूछी जाएंगी। ये आपको रिपीट देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एज इट इज़ ऐसे कैसे क्वेश्चन उठ जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि यहाँ से इनको एक बार लिख लेना। तो क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयद्रथ। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो प्रयोगवाद किसे माना जाता है? तो यानी कि इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अज्ञेय। उसने क्या है, बहुत सारे प्रयोग करे, इसलिए कहीं ना कहीं प्रयोग के ऊपर है। इसमें ये क्या है, 47 से लेकर 50 तक क्या है, एक कविता दी गई, इसमें आपसे पूछा गया है। और कविता के पद में अलंकार पूछा गया। पहला ही अलंकार है, तो अलंकार आपको पता होना चाहिए। क्या है, ओ चिंतन की, यानी कि चिंतन की पहली रेखा। तो आपसे क्या है, अलंकार पूछा गया है। अब इसमें कौन सा अलंकार होगा? देखो पहले क्या आते थे, अनुप्रास, रूपक, इस तरह के अलंकार आपको मिल जाते थे आसान से। पर क्या है, कॉन्सेप्ट थोड़ा बढ़ गया है, अब थोड़े हार्ड आंसर आ गए हैं। तो इसका आंसर है रूपक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 48 का देखते हैं। जल माया की चल रेखा किसे कहा गया है? तो माया की, यानी कि माया की चल रेखा किसे कहा गया है? तो आपको बताना है माया की चल रेखा किसे कहा गया है। तो इसका आंसर होगा चिंतन, यानी कि चिंता की पहली रेखा को। एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी आप इसको पढ़ने के लिए, पैराग्राफ को पढ़ने के लिए, पैसेज और कविता को पढ़ने के लिए टाइम वेस्ट मत करना। पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन। ठीक है, एक तरह से आइडिया लग जाएगा कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, जल माया का क्या आशय है? तो क्या आशय है ये पूछा गया है, तो आपको पता है होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 49 का बी हो जाएगा, यानी कि संसार, मायात्मक संसार। उपयुक्त पद में किस रस की प्रबलता है? तो उपयुक्त रस में किसकी प्रबलता है? तो इसका आ जाएगा भयानक, यानी कि भयानक स्थिति की बात है। फिर अब आता है, यानी कि ये आ जाता है 51 से 54 तक के पैसेज के आ जाते हैं। आगे चलते हैं पैसेज का। 51 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अवतारवादी की अवतारणा कहाँ से हुई है? तो हो जाएगा पौराणिक साहित्य से। तो यानी कि हो जाएगा पौराणिक
साहित्य से। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। हमारे धार्मिक दृष्टिकोण के व्यापक होना का मूल कारण क्या है? तो मूल कारण क्या है? तो मूल कारण क्या है? इसलिए कि यह मूलतः जनमानस में प्रतिष्ठा हुई है, यानी प्रतिष्ठित हुई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और इस तरह के जो क्वेश्चन है, एक तरह से देखिए पैसेज और कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको जनरल वे में मिल जाएंगे। थोड़ा सा पैसेज को आप क्या है पहले ना पढ़ें, उससे क्या है समय बचता है आपका। आपका क्वेश्चन क्या है, हमारे साहित्य में क्या है इस तरह की चीज़ें पूछ ली, या फिर आपसे कोई नॉर्मल वो आ गया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब जैसे क्या है 53 का क्वेश्चन है, हमारे साहित्य में लौकिक विचारों की कमी का क्या कारण है? अब इस जनरल वे में क्या है मान के चलोगे, कमी का क्या कारण है? आध्यात्मिकता पक्ष की प्रबलता। ठीक है, ये हो जाएगा। प्राचीन साहित्य के आध्यात्मिक पक्ष की प्रबलता का परिणाम क्या हुआ? तो क्या हुआ था इसका? तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा लौकिक जीवन के चित्रण के रूप में इस चित्रण के अभाव के साहित्यिक एकांकी को हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। अभिव्यक्ति की दक्षता विकसित करने का उपयुक्त उपागम है, यानी कि उपागम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, वाद विवाद की प्रतियोगिता व सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रतिभागी, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। भाषा शिक्षण के कौन सा उद्देश्य कौशलात्मक उद्देश्य की श्रेणी में आता है? तो भाषा कौशल की बात कर रहा है, तो भाषा कौशल क्या है? तो भाषा कौशल आपको पता होना चाहिए। भाषा कौशल में आपका हो जाएगा इसमें छात्रों के यानी छात्रों को देश के विभिन्न भागों के लोगों से संपर्क करके योग्य यानी कि योग्य बनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए, नाटक अभियान से मुख्य लाभ क्या होता है? भाई नाटक करवाने से क्या होता है? एक तो सब ग्रुप में सब आ जाते हैं, सबकी क्या है भावनाओं को जानते हैं, और वो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको जाननी चाहिए। तो क्या है समय कूलन बोलने की कला को विकसित करते हैं, ग्रुपिंग में आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से मिलाप हो जाता है, समूहीकरण होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए, अगर ये यही क्वेश्चन CDP में होता तो आ जाता है समूहीकरण हो गया, वो क्या है जुड़ाव हो गया। ग्रुप डिस्कशन में आपका क्या है ग्रुप में आपको काम क्यों कराए जाते हैं? भाई ग्रुप में आपको रहना, ग्रुप में आपको क्या काम करना है, तो क्या है एक तरह एकता की भावना आ जाती है। ग्रुप में आप काम कर सकते हो, आपको क्या है मिलजुल के काम करना सीखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी डेवलप होती हैं। चलिए आगे चलते हैं, व्याकरण शिक्षण यानी व्याकरण शिक्षण में अंतर योग्य प्रणाली का सर्वोत्तम है। तो क्या क्यों सर्वोत्तम है? यानी व्याकरण शिक्षण के अंतर योग्य प्रणाली सर्वोत्तम है। क्यों सर्वोत्तम मानी जाती है? तो उसका क्या है? उसका व्याकरण शिक्षण अरुचिकरण नहीं होनी, यानी कि हो पाती। चलिए आगे चलते हैं, 59 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य पूछ रहा है, तो असत्य में आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शिक्षण यानी शिक्षण सिद्धांत व शिक्षण सूत्रों में कोई अंतर नहीं है। तो दोनों में अंतर है, सिद्धांत अलग है, प्रिंसिपल्स अलग है, और कहीं ना कहीं हमारे सूत्र अलग है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहानी का प्राण तत्व क्या है? तो क्या है कहानी का प्राण तत्व क्या है? तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, संवेदनशीलता। ठीक है, तो ये हो जाएगा संवेदनशीलता। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, चलते हैं हम नेक्स्ट अपने नेक्स्ट हिंदी पर दो देखते हैं, यानी भाषा 2 हिंदी को देखते हैं। ये आपका सारा का सारा यानी 61 से लेकर 64 तक इसमें कहीं ना कहीं आपका पैसेज दिया गया है, और पैसेज के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पैसेज आप पढ़ सकते हैं, यानी कि आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। समाचार पत्र जनसंचार का किस प्रकार का माध्यम है? और जनसंचार आपको पता ही है, जनसंचार का इंग्लिश अनुवाद क्या होता है? चलिए ये कमेंट ज़रूर बताना। तो संचार का जो जनसंचार का जो कहीं ना कहीं पूछा गया, यानी समाचार पत्र जनसंचार का किस प्रकार का माध्यम है? तो वो है मुद्रित माध्यम। चलिए आगे चलते हैं। ये जनरल यानी कि देखिए इस तरह का अगर आपका पैसेज आ जाए तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि टाइम वेस्ट मत करिए। टाइम जो चीज़ है
वो कीमती रखी है हमने क्वेश्चन के लिए जिसमें नहीं आ रहा, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन है या फिर आपको कहीं कोई क्वेश्चन इस तरह के जहाँ पर आप अटक रहे हो, तो वहाँ के लिए अपना टाइम ज़रूर बचाइए जिससे आपका समय बच सके। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। जनसंचार माध्यमों का क्षितिज यानी क्षितिज बढ़ाने का क्या आशय है? तो क्या आशय है? यानी जनसंचार माध्यम का उत्तरदायित्व निर्वाह पूर्वक क्षेत्र को विस्तार करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। लॉर्ड मैकाले ने जनसंचार माध्यम के लिए नाम दिया था, तो क्या दिया था आपको बताइए? ये तो सबसे पता होगा, चौथा स्तंभ के नाम से जाना जाता है और आज भी आपको ये देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को छाटिए। यानी तत्सम तद्भव के बारे में पता होना चाहिए, तो इसका है चौथी। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब इसमें पूछा है समानार्थी शब्द, यानी कि तो 65 में क्या कह रहा है? कालिंदी इस शब्द का समानार्थी पूछा गया है। अब इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं आपके मुहावरे। थाली का बैंगन होना, तो ये क्या है? आपको कहा था मैंने मुहावरे क्या है, एक आपको क्या लिखना है, सीधे ये मुहावरा और सीधे क्या उसका यानी कि अर्थ या फिर एक तरह से क्या मुहावरा किस चीज़ के लिए डिफाइन कर रहा है। तो ये सब चीज़ें इस तरह के रखने, यानी अस्थिर विचारों का होना। ठीक है, भाषा का आधारभूत प्रयोजन है, तो भाषा का आधारभूत प्रयोजन क्या है? तो वो है आपका संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। बालकों की शिक्षा भाषा शिक्षण से आरंभ की जाती है, क्यों करी जाती है? आपने प्राइमरी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ ये देखे होंगे, यानी फर्स्ट एंड सेकंड तक ये आपको देखे होंगे, यानी कि ये बच्चे को पढ़ाए जाते हैं और एक ड्राइंग कराया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं 3, 4 और 5 में EVS ऐड हो जाता है सॉरी, तो EVS ऐड हो जाता है। तो पहले भाषा पर क्यों जोर दिया जा रहा है? भाई आप ये बताओ, मैं हूँ या आप हो, अगर आपको ये क्या है, जैसे ये क्या है, बालक है, अगर आपको नहीं पता कि ये बालक है, आपको जब भाषा का ज्ञान नहीं है, तो ये क्या है, भाषा समझ पाओगे? आपके लिए तो ये क्या है, इस तरह से ये गुंडी होके इस तरह से बन रहा है, तो ये क्या है, क्या हो गया? यानी कि जब तक आपको भाषा ज्ञान नहीं होगा तब तक ये आप चीज़ों को कवर नहीं कर पाओगे। तो इसी हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? इस हिसाब से इसका आंसर होगा भाषा विचारों के अभिव्यक्ति को मुख्य साधन है। यानी कि आपका जो विचार है, मेरा जो विचार है, जो मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, आपको किसी और को यानी कि अपनी बात किसी और को बतानी है, तो किसी भाषा से तो बता पाओगे, या साइन लैंग्वेज भी तो क्या एक जैसे साइन लैंग्वेज है, जैसे क्या है साइन लैंग्वेज है, तो साइन लैंग्वेज में भी तो एक भाषा है, तो कहीं ना कहीं आपकी भाषा का बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। लिखित भाषा के लिए अनिवार्य है, भाई लिखित भाषा के लिए आपको पता है, सबको पता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा लिपि का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित व्यंजनों का महाप्राण व्यंजन नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, ये आपका प्राइमरी में भी आ चुका है, तो इस और यूपी टेट में भी इस तरह क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल चुका है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तय। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो ये मुहावरा आपको पता है, ये होना चाहिए कि क्या है, बताइए क्या है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछने लगे क्या है, कहावत है, मुहावरा है, अब आप तो कह दोगे दूध का छला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, मुहावरा है ये नहीं, ये क्या है, कहावत है। क्या है? कहावत है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे क्या करेंगे, गलती करेंगे। गलती क्या करेंगे, सीधे सीधे आँख बंद करके लगा देंगे मुहावरा, पर ये क्या है, आपका मुहावरा नहीं है, ये है आपका कहावत, पहला हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से व्याकरण की किस प्रकार की अशुद्धियाँ हैं? मैंने मोहन की पुस्तक दिया, तो क्या हो जाएगा बताइए?
आंसर क्या होगा? लिंग का संबंध, यानी कि लिंग संबंधित है। सही आंसर क्या होगा? मैंने मोहन को पुस्तक दी, मोहन को पुस्तक दी। तो इस तरह के कहीं ना कहीं आपका जो शुद्ध अशुद्ध आते हैं, या फिर आपको वाक्य के बारे में अशुद्ध है उसे शुद्ध छाटिए, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं स्टेट के टेस्ट में। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपको इस तरह की चीज़ें करानी है। और ख़ासकर यूपी का टेट, उत्तराखंड का टेट, बिहार का, झारखंड का, ये जो क्या है, ये सीधे सीधे मान के चलिए जो भी यूपी से निकले हुए हैं या यूपी के आसपास के स्टेट हैं, खासकर यूपी का इससे उत्तराखंड, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ये मान के चलिए, पूरा एक ही मान के चलिए, ठीक है। जब पूरा एक ही है तो क्या है, चारों का कहीं ना कहीं पैटर्न भी एक ही होगा, शिक्षा का स्तर भी एक जैसे ही होगा, और कहीं ना कहीं चीज़ें भी एक जैसी होंगी। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन भी आपके एक जैसे ही पूछे जाएंगे, और पढ़ाना भी आपको एक जैसा ही है। खासकर यहाँ पर यानी कि आपको पता होगा कि हिंदी के टीचर बनने के लिए आपके पास संस्कृत भी होनी चाहिए, ठीक है, यूपी में। तो क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 क्या है? निम्नलिखित में से विकार शब्द, यानी कि तो विकारी शब्द के बारे में बताना है। तो विकारी शब्द में आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। मुझे आज अनेकों काम है। इस वाक्य में व्याकरण के दृष्टि से, यानी व्याकरण की अशुद्धि बताइए। क्या है? यानी अशुद्धि है, तो वो क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्लेषण संबंधी। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। जिस शब्द का अर्थ, यानी कि जो शब्द के अर्थ और कहीं ना कहीं आपसे शब्द, यानी शब्द और शब्दस के रूप में वाक्य के लिंग, वचन, पुरुष या अर्थ और काल के बारे में पूछा जाए और परिवर्तन नहीं होता हो। देखो, इसमें दो क्वेश्चन आपके मैं बताता हूँ कैसे पूछे जाएंगे। देखो, यहाँ तक आपके क्या है, नहीं होते हो और होते हो, तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसका इस हिसाब से क्या नहीं होते हुए कौन सा आ जाएगा? अव्यय। चलिए, पंकज एक है, तो वो क्या है? आपका हो जाएगा योग्य रूढ़ डी शब्द। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। शब्द के मुख्यार्थ को व्यक्त करने वाली शब्द की शक्ति है। तो यानी कि शब्द की शक्ति है क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव संगठक तत्व है। तो यानी कि संगठक तत्व है किसके हैं? तो ये किसका हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रस के है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। पानी गए ना उबरे मोती मनुष्य चून, तो क्या है? यानी कि मनुष्य चून और इस तरह की बातें कही गई है। तो पंक्ति के में अलंकार पूछा गया है, तो अलंकार का आपको ध्यान रखना। जैसे पानी गए ना उबरे मोती मनुष्य और चून के बारे में बात करी गई है, तो कहीं ना कहीं आपसे इस तरह की पंक्ति देकर आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? कृष्ण भक्ति कवि नहीं है। तो इनमें से कौन कृष्ण भक्ति कवि नहीं है? तो इसका आंसर आपको पता ही है, कबीर नहीं है। कबीर क्या है? आपको पता ही है। कबीर किसके भक्त है? बताइए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। भारत के संविधान में हिंदी को कहा गया है? तो क्या कहा गया? राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो वो है राजभाषा। हमारी इंडिया की आज तक राष्ट्रभाषा नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कभी बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्या है, साइंस वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं एक तरह से, कई बार बहुत सारे बच्चों से, यानी कि जब हम भी, एक बार की बात है, एमएड का सेमिनार चल रहा था और कहीं ना कहीं हिंदी दिवस के ऊपर ही कहीं ना कहीं इस तरह का सेमिनार था। एक स्टूडेंट, जिसे कहते हैं कि अच्छा पढ़ने वाला, सिर्फ पढ़ने का ज्ञान रखने वाला स्टूडेंट था, उसे सब, मतलब ये है कि
सही पढ़ रहा था, सही मतलब सही सब चीज़ें, और चीज़ों की एक्स्ट्रा नॉलेज है, जो पढ़ता है उसे सब चीज़ें नॉलेज है। पर अगर उससे जब ये पूछा गया तो उसने क्या कहा, उसने हिंदी का जब उस पर सेमिनार में चल रहा था, उसने भाषण दिया, तो क्या एक तरह से अपना सेमिनार में कंडक्ट करा, तो कहीं ना कहीं हिंदी को राष्ट्रभाषा के संबोधित कर दिया था। उस पर बहुत टिप्पणी हुई, फिर उसे समझाया गया, फिर उससे कहीं ना कहीं जब इस तरह की चीज़ें आती है तो बहुत सारे बच्चे इस तरह के भी होते हैं कि वो जिद पड़ जाते हैं, नहीं है राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा ये है वो है। तो वो कहानी मुझे अब इस चीज़ से याद आई। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। छायावाद के प्रमुख स्तंभों में सम्मिलित नहीं है, तो नहीं है, पर जितने भी नहीं है वाले क्वेश्चन आपको क्या है अंडरलाइन कर लेने, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे चलते हैं। तारा सप्तक एक प्रतिनिधित्व काव्य संकलन है, तो क्या है वो, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रयोगवादी काव्यों को। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। मेरी भाव बाधा हरो, यानी मेरी भाव बाधा हरो, इस तरह की आपको जो भाई ये किसकी है, तो ये आपकी हो जाएगी बिहारी लाल की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। साहित्य की किस विधा में शिक्षण का स्वरण वाचन सर्वाधिक उपेक्षित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, एकांकी। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति है यानी कि उपेक्षापूर्ण अधिक उचित है, जिसमें भाई व्याकरण में आपको पता है व्याकरण के नियम होते हैं, कानून होते हैं, भाई जितनी भाषा होती है उसमें नियम कानून के हिसाब से चलते हैं, तो इसमें क्या है ऑप्शन हो जाएगा छात्र उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ठीक है, आपको क्या कहा, देखो भाषा में नियम कानून जरूर होते हैं, तो नियम कानून वाले आंसर पकड़ना। ठीक है, अभी आपका पैराग्राफ दिया गया और पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, पैराग्राफ आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये आपका क्या है, यहाँ से पैराग्राफ, और ये रहा आपका, यानी कि पहले यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से ठीक है। आत्मभाषा में आत्मज्ञान का स्व ज्ञान का विकास संभव है, तो यहाँ से लेकर आपका स्व को जोड़ने की बात है। वैचारिक उद्भाव का सर्वोत्तम माध्यम है, तो सबको पता है कि क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा आत्मभाषा। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। विदेशी पारितंत्र की घटक परिणति क्या है, तो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय अस्थिरता और कुठारगत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। आत्मविस्तृत, यानी कि एक चीज़ ध्यान रखना, देखो जब आपको क्या है इस तरह के क्वेश्चन आंसर मिले, यानी कि इस तरह के या फिर इस तरह के, या फिर पैराग्राफ आपको राष्ट्र से या फिर इस तरह की चीज़ों से मिले स्वतंत्रता वाले, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान से लेके चलना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें छोटी छोटी चीज़ों पे क्वेश्चन में गलत हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे। इसलिए मैं कहता हूँ पहले जैसे आपने क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ लिया, पुराने टाइम पे आपके जब छोटे थे तब आप क्या करते थे, क्वेश्चन पढ़ते थे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते, क्वेश्चन पढ़ते थे, क्वेश्चन पढ़ लिया, अच्छा ये आत्मसातीकरण इसमें कहाँ है, ये कहाँ है, अभिप्राय ढूंढो, इस तरह से ऐसे ढूंढते थे। अब वही ट्रिक आपको यहाँ पर फॉलो करनी है, तभी आप ज़्यादा ढूंढ पाओगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है आत्मविस्मृति, यानी विस्मृति का क्या अभिप्राय है, विस्मृति का क्या अभिप्राय है, तो क्या है विस्मृति का क्या अभिप्राय है, इसका आंसर हो जाएगा अपनी स्मृति का भूल, यानी भुला देना। एक तरह से स्मृति को, विस्मृति क्या होती है, अपनी स्मृति को भुला देना की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा, आम जनता के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, उसके लिए कहीं ना कहीं नैतिक नियत आम जनता के बीच में भाषा और चिंता यानी कि विषय समान होना चाहिए। एक तरह से भाई जो आम जनता में भाषा है, इस तरह की चीज़ें है, चिंतनता है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा एसएसटी का, यानी कि इसके बाद आता है आपका एसएसटी का पार्ट।
चलते हैं हम अपने एसएसटी के पार्ट पर, देखते हैं हम एसएसटी का सेक्शन, यानी कि अपना एसएसटी के सेक्शन को देखते हैं। और एसएसटी के सेक्शन में हमारा यानी कि 91 से आपके 150 तक क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क्या संबंधित है। तो 51 क्या संबंधित किससे है, मौलिक कर्तव्य से। आपको पता होना चाहिए। देखो 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से लेकर आपका 51 एंड 51A, ये जो आर्टिकल हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, पहले में क्या है आपको देश के बारे में बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ से बना, कौन कौन सा पार्ट है, कौन कौन से क्षेत्र और सारी चीज़ें। दूसरे में नागरिकता, मौलिक अधिकार, ठीक है, डीपीएसपी, और क्या है मौलिक कर्तव्य। तो ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है, किस तरह से आपको देखने के लिए मिलती है। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। 92 क्या कह रहा है, गुट निरपेक्षता की नीति को भारतीय विदेशी नीति के रूप में किसने प्रारंभ किया था। अब ये गुट निरपेक्षता वाली बात तो आपको सबको पता होगा, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये 2 क्वेश्चन तो सबसे ईजी थे क्वेश्चन। तो और बहुत सारे बच्चे क्या है इंदिरा गांधी और इस तरह की चीज़ें लगा देंगे। भाई इंदिरा गांधी क्या है, गुट निरपेक्षता में नहीं, आपके जवाहरलाल नेहरू जी आए हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि देखिए ये आज़ादी के बाद आपका आ गया मोरारजी देसाई, आज़ादी के बाद है, तो बचा कौन, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को गठित करने हेतु निर्देश किया गया है। अभी आपको क्या बताया मैंने, कौन सा अनुच्छेद बताए, यानी कि डीपीएसपी कहाँ पर है, यानी कि आपका 36 से लेकर 51 तक। तो इसके हिसाब से लगा लो किसे, यानी कि 51 तो होगा नहीं, यानी कि इसी में से होगा। तो ये आपका कौन सा बचा, देखो इसमें कौन सा कटा, ये तो कट ही जाएगा, फिर बचा आपका ये आ जाता है 40। अनुच्छेद आर्टिकल 44 भी याद कर लेना, क्योंकि आप एजुकेशन फील्ड में हो। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। संविधान के अनुसार राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का गठन और समाप्ति की संतुलित की जाती है। तो किसके अनुसार की जाती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अपर हाउस की बात कर रही है, स्टेट लेजिस्लेटिव क्रिएटेड, और कहीं ना कहीं आपके उसके रिकमेंडेशन की बात कर रहा है। एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने आपको पहले कहा था हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ लेना, तो इसका आ जाएगा विधान सभा द्वारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 95 देखते हैं। 95 क्या है, राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है। ये सबको पता है भाई, कितने समय तक रोका जा सकता है, यानी कि 4 माह तक, ठीक है। 4 माह तक आपको ये पता होना चाहिए। एक पॉकेट वीटो का पता होना चाहिए, पॉकेट वीटो में कितने टाइम तक रख सकता है। एक आपका ये पता होना चाहिए जो धन विधेयक है, धन विधेयक को राज्यसभा में कितने दिन पे, यानी एक तो कंपलसरी है धन विधेयक को राज्यसभा में पारित करना, और उसमें क्या है कुछ सलाह वाला नहीं दे सकता, और टाइम कितना होता है वो भी टाइम भी पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल इस तरह के। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 96 क्या है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को जो एक तरह से निवारण है या निवारित किया जाता है, तो किससे निवारित किया जाता है। अभी आप ये सोच रहे होंगे भाई कहीं ना कहीं जब इस तरह के निवारण है तो कहीं सुप्रीम कोर्ट तो होगा नहीं, या फिर क्योंकि राष्ट्रपति का पद सुप्रीम कोर्ट से ऊपर से मान के चलते हो, नहीं, पर ये आ जाएगा इसका आंसर सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है और उसे मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जाता है, तो उसे कितने समय के अंतर्गत किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त अनिवार्य है। तो कितने टाइम तक की बात है, 6 महीने तक की। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 98 क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति खिलाफ महाअभियोग प्रक्रिया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में, और महाअभियोग कहाँ से लिया गया ये भी आपको पता होना चाहिए, कौन से कंट्री से लिया गया ये आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में बताइए 93 का कमेंट सेक्शन कि महाअभियोग कौन सी कंट्री से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 61। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं।
भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के कितने यानी आंग्लीय भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इसमें क्या है, इसका आंसर हो जाएगा 2। और पूछा किसका है? लोकसभा का। राज्यसभा में कितने हैं ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा का दोनों का पता होना चाहिए आपको। इतने यानी कि कुछ क्वेश्चन इसलिए आपको कहीं ना कहीं दिए जा रहे हैं, आप एक बार देखो तो भाई। देखोगे आप क्या, एक जैसे कि आप मान के चलिए आप उस चीज़ को इंटरनेट पे खंगालोगे तो आपके माइंड में छपी रहेगी, और उस तरह क्वेश्चन आपका आ गया तो आपको याद रहेगा। जो आप काम करते हो तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा याद रहता है, इसीलिए कहीं ना कहीं इस चीज़ का पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। भारत के यानी कि भारत संसद संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको पता होना चाहिए लोकसभा का अध्यक्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से। 8वीं किससे संबंधित है? भाषा से। 9वीं किससे संबंधित है? 10वीं किससे संबंधित है? 11वीं किससे संबंधित है? और 12वीं। अब ये बताओ 11वीं पंचायत से संबंधित है या 12वीं पंचायत से संबंधित है? म्यूनसिपाल्टी वाली यानी कि नगर पालिका से कौन से संबंधित है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 11 और 12 का आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। पंचायत के बारे में देखो, अब इसमें क्या है, 8 मैं बता रहा हूँ ये है, ठीक है। 10 दल हो गया। अब पंचायत और चुनाव का बता दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। भारत के यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या को कौन बढ़ा सकता है? तो ये सब को पता है कि कौन बढ़ा सकता है, उसे बढ़ा सकती है संसद। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? ये तो आपको सबको पता होगा, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो काका साहब कालेलकर ने की थी। चलिए आगे चलते हैं। 104 देखते हैं। भारत सरकार द्वारा महिला सबलीकरण हेतु राष्ट्रीय नीति को यानी नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? वो हो गया 2001 में। चलिए आगे चलते हैं। 105 देखते हैं। उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए कितनी यानी स्थान संरक्षित किया गया है? और आपका उत्तराखंड का पेपर है तो उत्तराखंड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पॉलिटिकल से, या फिर आपके यहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा विधानसभा के कितने सदस्य हैं, आपका क्या है लोकसभा में कितने सदस्य हैं, कितने राज्य हैं, और आपका उत्तराखंड में जो फेमस चीज़ें नदियाँ हैं, कुमाऊँ डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किस किस चीज़ के लिए आपकी सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, कौन कौन से वृक्षों का पाए जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए, खासकर एसएसटी वालों को। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। निम्नलिखित समितियों में से कौन से चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो नहीं है तो चलेंगे हम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सरकारीय समिति। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की कृषक आंदोलन नहीं है? तो आंदोलन नहीं है पूछा है 7 का, यानी कि 107 का क्या हो जाएगा? नामधारी, यानी कि नामधारी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैशेषिक दर्शन का संस्थापक था? तो था पूछा गया है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 2। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। निम्नलिखित हड़प्पा नगरों में कौन सा नगर पूर्वोत्तर विशेष रूप से कला निर्माण के लिए एक तरह से फेमस था, यानी कि संप्रतित था? तो वो किसके लिए, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चनूदड़ो। एक चीज़ ध्यान देना कि जब हड़प्पा की बात आए, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, ये पूछा जाता है। कुएं के अवशेष कहाँ मिले हैं, ये पूछा जाता है। और स्टोरेज के अवशेष कहाँ पर मिले हैं, ये पूछा जाता है। और आपका बावड़ियों के अवशेष कहाँ पर मिले, ये पूछा जाता। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 110 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुरसेन जनपद की राजधानी है?
तो इसकी राजधानी कौन सी है, यानी कि मथुरा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं, निम्नलिखित में किस स्थान पर हमें अशोक के जो वृद्ध शिलालेख मिलते हैं। तो कौन से स्थान पर मिलते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा सोपान। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन में से किस काल में भारत में सर्वप्रथम स्तूप अस्तित्व में आए। स्तूप किसके हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्तूप में क्या होता है, किस तरह के होते हैं, ये भी आपको, तो ये आ जाएगा 3य सदी ईसा पूर्व में, ठीक है, 3rd सेंचुरी BC में, ठीक है। BC और AD में आपको पता है क्या डिफरेंस है। BC मतलब उल्टा चलना और AD मतलब सीधा चलना, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है भाई। ये स्केल है, ये 0 1 2 3 4 5, ये BC है, ये इधर की तरफ चलता है 1 2 3 4, और हम किस में चल रहे हैं 2024 में, ये AD है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इस तरह से चलता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित संतों में से कौन सा गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। सबको पता है गरीब नवाज क्या है, आपको पता है कहाँ पर है, राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पर है, चलिए ये कमेंट सेक्शन में बताएं। ये क्वेश्चन आपको फेमस है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं, यानी 114। निम्नलिखित में कौन सा मुगल काल में प्रचलित पद जिन्स ए कामिल का अर्थ है। तो क्या है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तम फसल। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सुल्तान यानी सुल्तान काल में तो क्या है, यानी कि निम्नलिखित में सुल्तान में से बंदागण थे, तो वो क्या थे, यानी कि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वह सैन्य सेवा के लिए क्रय दिया जाता था, यानी कि एक तरह से मिलिट्री सर्विस की बात करी गई थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, एक मिनट, ये देखिए अब थोड़ा सा ब्लर हो रहा था, अब सही आ रहा है क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं, अब सही दिख रहा होगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खराज की दर क्या थी। तो क्या थी, इसके आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपज का 50%। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर मेरू के अभिलेख संबंधित है। तो कहाँ से संबंधित है, तो वो आ जाएगा चोल से। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रानी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम बदलकर स्वयं को पुरुष के प्रदर्शित किया था। तो वो कौन था, वो था रुद्रम देवी। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसने वीर शैव आंदोलन प्रारंभ किया था। तो वो कौन था, बिस्वन, यानी कि ऑप्शन नंबर बिस्वना। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तक माजा प्रवास का लेखक है। तो 1857 के से 2-3 चीज़ और याद कर लेना कि इसके बाद क्या हुआ था। 1858 में ये जो राजपाट था वो क्राउन के अंदर चला गया था, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि क्राउन के अंदर और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है विश्व यानी विष्णु भट्ट गोडसे। चलिए 121 देखते हैं, 121 क्या कह रहा है। 121 कह रहा है, निम्नलिखित में किस वर्ष खुदरा विद्रोह हुआ था, यानी खुदरा विद्रोह के बारे में पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1817। चलिए आगे चलते हैं, 122 देखते हैं, निम्नलिखित में किस वर्ष भारत का प्रथम कपास मिल जो कताई मिल के रूप में स्थापित किया गया था अस्तित्व में आया था। तो अस्तित्व में आया था वो कब आया था, तो वो आया था
1854 में। और आपको पता होना चाहिए जहाँ यानी कि अंग्रेज पहले वहाँ पर आके बसे हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें एक तरह से जगह मिली है। यानी कि भाई आप ट्रैवल करके वहीं तो आके रुकोगे जहाँ पर क्या है भाई बस अड्डे के आसपास रुक रहे हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग रेलवे स्टेशन के पास रुकते हैं, बस अड्डे के पास रुकते हैं। क्यों? क्योंकि विजिबिलिटी अच्छी है। सुबह बस लेंगे चली जाएंगी, या फिर बस से उतरे आके वहाँ होटल ले लिया, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको होटल गेस्ट रूम ज़्यादा वहाँ देखने के लिए मिलते हैं। और इसी तरह क्या है अंग्रेज़ों ने भाई मुंबई आए, कलकत्ता आए, इस तरह की जगह आए, वहाँ पर आके बस गए, कोठियाँ बसा दी, कोठियाँ मतलब उनकी फैक्ट्रियाँ बसा दी। तो ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के बारे में आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित की? तो ये क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ताराबाई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ताराबाई। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। निम्नलिखित में किसने आत्म सम्मान आंदोलन की स्थापना की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पेरियार। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में किस द्वीप पर अवस्थित है? तो ये सबको पता होगा, इसका आंसर है दक्षिणी अंडमान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर और एक चीज़ आपको पता होगा कि जो गोवा है, लक्षद्वीप है, ये सारे आपको कहीं ना कहीं इनकी आज़ादी के ये आज़ाद कब हुए? ये थोड़े लेट हुए। यानी कि आपको आज़ादी कब मिल गई? 47 में। संविधान कब बन गया? आपका 50 में। पर कहीं ना कहीं इन्हें गोवा को हो गया, अंडमान निकोबार, इस तरह की जो जगह हैं उन पर कहीं ना कहीं यानी कि बाद में आपको आज़ादी मिली है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कभी आप यानी कि आपको हिस्ट्री और कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज रखनी पड़ेगी कहीं ना कहीं जब आपका बच्चा पूछेगा। मतलब आप टीचिंग करके जब बच्चे को पढ़ाओगे। क्वेश्चन नंबर 126। किस स्थान पर यानी कि किसी स्थान पर स्थानीय समय 6 बजे हुए प्रातः, जबकि उसी स्थान पर ग्रीनविच के जो टाइम है यानी कि आपका GMT की बात कर रहे हैं, ग्रीनविच मीन टाइम जो है GMT की बात कर रहे हैं, तो 3 बज के प्रातः हो रहे हैं। उस स्थान की देशांतर क्या होगा? भाई आपको सबको एक चीज़ का ध्यान रखना, 1 डिग्री = 4 मिनट, 15 डिग्री = 60 मिनट, यानी 1 घंटा। अब उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब क्या है, आपका घड़ी के बारे में पूछ रहा है, तो घड़ी का एंगल क्या होगा? घड़ी का एंगल आपका क्या पूछ रहा है? ईस्ट पूछ रहा है, यानी कि इसका हो जाएगा 45 ईस्ट। ये घड़ी होगी 12, 3, 6, 9। अब इसका क्या है? इस तरफ से इस तरफ होगा या इस तरफ से इस तरफ होगा? बताइए, ये वाला एंगल होगा या ये वाला एंगल होगा? उसने क्या है 6, 3 पूछा है, तो अब बताओ क्या होगा इसका आंसर? वैसे 45 होगा। 45 क्या है? अब यानी कि किस हिसाब से होगा ये आपको कंप्लीट करके बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी जवार नद मुख का निर्माण करती है? तो जवार नद मुख का निर्माण करती है तो वो हो जाएगी, आपको सबको पता है कि वो कौन से? तापी है। तापी याद कर लेना, तापी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो तापी का कई बार आपके टीचिंग एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत में स्थित नहीं है? तो नहीं है तो आपको पता है भाई कौन सा है? अन्नपूर्णा, यानी कि अन्नपूर्णा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आती है मैच द फॉलोइंग, यानी कि इसमें क्या है? मैच द फॉलोइंग में, यानी मैच द फॉलोइंग में आपको सम्मिलित नहीं छाटना है। अब नहीं छाटना है तो इसमें आपको कौन सा हो जाएगा? देखो, भिलाई, दुर्गापुर, और इसका आंसर हो जाएगा बोकोर, जापान।
क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मैंने कहा था ना कि आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन बहुउद्देश्य नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो नहीं है पर यह ध्यान रखना कि है और नहीं है पे बच्चे सबसे ज़्यादा गलती इसमें करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुउद्देश्य परियोजना का वृह स्तर स्थापित होता है, तो यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। सबको पता है कौन घिरा हुआ है, और इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अब सब मत लगा देना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। करेवा भू आकृतिक हिमालय के किस भाग में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, कश्मीर हिमालय। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। भारत में हाथी के संरक्षण एवं आवास बचाव के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया था। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब किया गया था, 1992 यानी कि 1992 में। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। पार साइबेरियन रेलमार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है वो पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, बैकू इस रेल पर यानी रेल मार्ग पर पड़ने वाला एक महत्वपूर्ण नगर है, नहीं है पूछा, तो ये हो जाएगा क्या, वैनकूवर जो है, वैनकूवर इस रेल मार्ग पर नहीं पड़ता। चलिए आगे चलते हैं। 136 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है। तो ओपेक का सदस्य कौन है, यानी कि हो जाएगा वेनेजुएला। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। निम्नलिखित में किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया है, यानी टर्म का आया है। तो ये तो सबको पता है, क्योंकि पहला ही चैप्टर यानी कि 11वीं क्लास से पहला ही चैप्टर है भूगोल वाला, और वो आपको पता ही होगा। तो आप इसका तो आंसर बता ही सकते हैं, यानी कि 137 का। वैसे तो मैं आपको आंसर बता ही देता हूँ, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इतना आसान क्वेश्चन तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि यानी 11वीं क्लास की पहला ही चैप्टर है, ठीक है। दूसरा चैप्टर शायद से नहीं, दूसरा बने तीसरा चैप्टर पेंजिया वाला है। तो इस तरह से आपको कहीं ना कहीं सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 138। पृथ्वी के सूर्य के सबसे निकट स्थित अपसोर कहा जाता है, यह स्थित होता है, कब होता है स्थित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, 3 जून को। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी ठंडी समुद्री जल धारा नहीं है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कनारी धारा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। गंगा नदी की निम्न सहायक नदी का पूर्व से दक्षिण की ओर सही क्रम को छाटिए, यानी कि सही क्रम बताना है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई, पहले आ जाएगा कोसी यानी कि 3, फिर आपका आ जाएगा 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, और फिर इसका ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसमें इसके आंसर हो जाएगा 1948 में। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार नहीं है तो पूछा है। तो भाई मनोविज्ञान है, सब आधार है। मनोविज्ञान आधार हो गया भाई, दार्शनिक हो गया, सामाजिक हो गया, धार्मिक नहीं होगा। धार्मिक हम इस तरह की चीज़ों में नहीं लेके चलते, ठीक है। धर्म के आधार पर बांटोगे या फिर जाति के आधार पर बांटोगे तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा सही नहीं होगी, ठीक है। इसलिए कहा जाता है धर्म और जाति। जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर लेता है उसे ना धर्म की चिंता होती है, ना कहीं शिक्षा की चिंता होती है, उसे सिर्फ अपने ज्ञान से मतलब है। आपने कभी देखो हम सब है, ठीक है, हम ये मैं मान के चलता हूँ हम कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है। IITN को देखा कभी, IITN देखो, या फिर जो हायर इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं उनके अगर आपने कपड़े तक देख लिए ना, सिर्फ कपड़े कहता हूँ मैं, उनके आप ये नहीं कह सकते कि ये क्या है, ये IIT का प्रोफेसर है
या ये क्या नाम इस चीज़ का प्रोफेसर, ये हायर इंस्टीट्यूट का प्रोफेसर है। क्यों? क्योंकि वो यानी कि उनमें एटीट्यूड ही नहीं है, उन्हें क्या नाम ये ही नहीं है कि क्या नाम आप नॉर्मल कपड़े पहन रहे हो, उन्हें बस ये है कि कपड़े पहनो नॉर्मल, क्लास बच्चों को समझाओ, गेन कराओ, उन्हें जो उनके पास ज्ञान है वो एक तरह से डिलीवर करने का काम कर रहे हैं। कभी भी देख लो, कभी भी भाई। और दूसरा क्या है जो आपको चलो आपको एक और एग्जांपल है, चलो आप क्या है, फेसबुक है, एप्पल है, या फिर इस तरह के जो बड़े आपके जो जियो के यानी कि मुकेश अंबानी जी हैं, उन्हें कभी देखा है नॉर्मल क्या है हाफ टी शर्ट जो है पहनते हैं वाइट कलर की और एक पैंट पहनते हैं, और वो क्या है विदाउट टकिंग। ठीक है भाई, वो बच्चे की बात अलग है, वो क्यों यानी कि न्यू जनरेशन है, उनको देखो, रतन टाटा जी को देखो, तो इनका जब भी क्या है एटीट्यूड जब आप देखोगे, जब आप बढ़ते चल जाओगे या फिर आपको क्या है ज्ञान का स्तर बढ़ता चल जाएगा, आप खुद उन सब चीज़ों को छोड़ते चल जाओगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 143 देखते हैं, सामाजिक यानी सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का यह उपागम ज्ञान से अज्ञान, परे से दूर, सामान्य से जटिल के सूक्ष्म सूत्र पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं ये सबको पता है, आपका विशेषज्ञ यानी कि आपके डिसिप्लिनरी होते हैं, सारे के सारे डिसिप्लिनरी सेंटर अप्रोच होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिसिप्लिनरी, हाँ ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखना, इस जो अप्रोच की बात है तो एक बार इंग्लिश में जरूर देख लेना, क्योंकि अप्रोच में थोड़ा सा गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य योजना निर्माण में ये प्रश्न सामान्यतः पाठ्य विषय पढ़ाने से पूर्व किए जाते हैं तथा इसका उद्देश्य छात्रों के पूर्व ज्ञान को करना है। तो सबको बताया भाई, जब इस तरह के प्रश्न करे जाते हैं पूर्व ज्ञान से तो होते हैं प्रस्तावना पत्र, यानी कि इंट्रोडक्शन होता है कि आप यहाँ से भाई आपका कोई टॉपिक है, उनका एक तरह से उनके उन्हीं से कहीं ना कहीं टॉपिक निकलवाने की कोशिश करना, उनके ज्ञान को जानना, तो उससे हमारी बहुत हेल्प होती है। और कहीं ना कहीं जब आप क्या करते हो, बिना उसके आप टॉपिक भी नहीं लिख सकते। आजकल सब लिख देते हैं, पर टॉपिक लिखने का सही तरीका है पहले इंट्रोडक्शन क्वेश्चन लो, फिर समस्या उत्पन्न हो जाती है, जब समस्या उत्पन्न हो जाती है तब कहते हैं अच्छा बच्चों आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे पर्यावरण का चैप्टर है, आज हम बच्चों पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, यातायात के साधनों के बारे में पढ़ेंगे। आपने पूछा कि बच्चों आप घर से यहाँ तक आने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हो, बच्चे ने कहा जी मैं पापा के साथ आता हूँ, एक ने कहा साइकिल से आता हूँ, एक ने कहा पैदल से आता हूँ। तो इस तरह से आपने फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा, अच्छा बच्चों जो ये किस यानी कि ये किस साधन किस तरह के हैं, तो वो कहने लगे उन्हें पता नहीं होगा। तो फिर आप कहोगे बच्चों इन्हें यातायात के साधन कहते हैं और आज हम यातायात के साधनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण की किस प्रविधि के अंतर्गत किसी विशेष स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के समूह की क्रिया, विचार, आदत, मूल्य तथा साधनों इत्यादि जानकारी प्राप्त की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, सर्वेक्षण प्रविधि। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं, विषय वस्तु का ज्ञान सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का किस प्रकार गुण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा व्यावसायिक गुण। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं, जुकाम थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, आराम लग ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में किस में से कौन से शिक्षण साधन है। तो यानी कि आपको पता है जब टीचिंग ट्रेनिंग की बात आती है और प्रोजेक्टिव यानी कि प्रोजेक्टिव एड्स जो होते हैं उसमें कौन सा आ जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा ग्लोब का प्रयोग नहीं है पूछा है। तो ग्लोब किस लिए यूज़ होता है, आपको बताया भाई, मैप के बारे में बताता है, ग्लोब पृथ्वी के दर्शाता है, ये सारी चीज़ें आपके आ जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिमान ग्लोब, ये नहीं होता।
खाका यानी कि खोखला, राजनीतिक, भौतिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। राजनीति विज्ञान के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ज़्यादा असत्य वाले क्वेश्चन है इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका यह मुख्य सैद्धांतिक पक्ष के से संबंधित होते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपने इसका। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर विषयक उपागम का गुण नहीं है फिर आएगा, तो नहीं है हमने अंडरलाइन करने। बच्चे विषय यानी कि विषय विशेष के में विशेष योग्यता अर्जित करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये था आपका 2019 का उत्तराखंड टेट का पेपर 2 SST का ऑफिशियल आंसर की से सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, और ये PDF आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है। पेपर कराने के बाद आपकी थ्योरी क्लास, मॉक टेस्ट भी शुरू होंगे। चलिए, थैंक यू।